हेलो दोस्तों, आज हम लोग 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में बात करेंगे। जिसके तहत उस समय जो संगठन बने, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और भी कई संगठन बने, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि धार्मिक सुधार आंदोलन का कारण क्या था। तो देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार के कारण भारतीय समाज के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन देखा गया, जिसके कारण नई और परंपरागत व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष में समाज के आंतरिक उथल-पुथल मच गई थी। और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जागरण के कारण ही पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रसार भारत में हुआ। तो मुख्य कारण देखते हैं कि 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन होता है, जो भारत में समाज के कुरीतियों और हिंदू और इस्लाम के मान्यताओं के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे। तो उनका मुख्य कारण नव जागरण करना नहीं था, धर्म परिवर्तन करके। उनका मुख्य कारण था मतलब ब्रिटिश सामान खरीदारों के प्रति तैयार करना और पाश्चात्य शिक्षा देना, मतलब उनको शासन करने में कुछ मतलब सहूलियत हो, इसके लिए किया गया। तो उसी से प्रभावित होकर बिहार के कुछ शिक्षित लोग और कुछ संगठनों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किए, और जिसमें कुछ व्यक्ति और कुछ भारतीय वायसराय भी सहयोग किए। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे पहले राजा राम मोहन राय को, जिन्होंने 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे बंगाल में। और देखा जाता है कि बंगाल, मद्रास और बम्बई, यहीं से सुधार आंदोलन शुरू हुआ। तो यहाँ से सुधार आंदोलन के शुरू होने का कारण यह था कि यहीं पे अंग्रेजों का प्रेसिडेंसी हुआ करता था। बंगाल में हुआ और मद्रास में हुआ और बम्बई में हुआ। तो और जहाँ प्रेसिडेंसी होते थे वहीं से शिक्षित लोग ज़्यादा होते थे, क्योंकि वहीं पाश्चात्य शिक्षा का ज़्यादा प्रसार हुआ था। तो इसी में से देखते हैं कि सबसे पहली बार बंगाल से राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करते हैं। तो बंगाल में प्रारंभ हुए समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया था। तो राजा राम मोहन राय को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, विभिन्न कारणों से भी जाना जाता है, जिसमें से था सुधार आंदोलन के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय नव जागरण का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नव भारत का तारा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। और प्रथम आधुनिक पुरुष पूछे तो वह भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। भारतीय एवं पाश्चात्य विचारों पर जोर राजा राम मोहन राय ने ही दिए थे। तो यह भी पूछा जाता है कि भारतीय एवं पाश्चात्य विचारों पर जोर देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो भी हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार पत्रिका यही चलाए थे। भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी राजा राम मोहन राय को ही जाना जाता है। और युग दूत के भी नाम से भी राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। तो इन सभी नामों का भी हमने एक जगह लिस्ट बना के चर्चा किया है, और इससे विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन देखने के एक दो मिल जाते हैं। तो आप ये नहीं, सब में से एक ना एक दे दिया जाएगा, और जो राजा राम मोहन राय से जुड़े रहेंगे तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे, और इससे आपको किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे तो कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और देखा जाता है कि पत्र लेखन राजा राम मोहन राय ने किए। तो 1809 में तोहफत उल मुहद्दीन पहला फारसी ग्रंथ लिखे थे 1809 में, और 1821 में द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस लिखे थे, और 1829 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय ने लिखे थे। इन तीनों डेट को हमने एक टेबल में बना के दे दिया है। तो आप लोग याद रखो, 1809 में तोहफत उल मुहद्दीन, 1821 में द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, और 1829 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय ने लिखे थे। पत्र लेखन, संवाद, कौमुदी, यह राजा राम मोहन राय का पहला पत्र लेखन था, संवाद कौमुदी, जो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। तो याद रखिएगा, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में लिखा गया था 1821 में। और सबसे पहली बार सती प्रथा को लेकर प्रचार इसी संवाद कौमुदी से ही शुरू किए थे। और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय ने 1822 में चलाए थे, जो फारसी भाषा में था। तो फारसी भाषा में मिरातुल अखबार, बांग्ला में संवाद कौमुदी, और तीसरा जो एक था ये था
ब्रह्मनिकल मैगजीन, यह अंग्रेजी भाषा में था। तो याद रखिएगा, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा, मिरातुल अखबार फारसी और ब्रह्मनिकल मैगजीन अंग्रेजी। तो यह तीनों पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, और यह हो सकता है कि आपको मिलान करने के लिए भी दे दिया जाए। तो याद रखिएगा, संवाद कौमुदी हो गया बांग्ला में, मिरातुल अखबार फारसी और ब्रह्मनिकल मैगजीन ये हो गया आपको अंग्रेजी में। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग, और इसका ईयर भी याद रखें। तो संवाद कौमुदी 1821 में और मिरातुल अखबार 1822 में चलाए थे। अब हम लोग देखते हैं और हम लोग क्या किए हैं इस वीडियो में कि राजा राम मोहन राय का जो भी सुधार किए थे तो हम उसको बांट दिए। एक हो गया समाज और धर्म और शिक्षा, और भी कुछ जो किए थे आगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो समाज एवं धर्म पे क्या सुधार किए थे उसको देखते हैं। तो 1814 में उन्होंने एकेश्वरवाद की प्रचार किए थे, और जिसका समर्थन युवाओं ने किया था। तो एकेश्वरवाद का प्रचार किए थे 1814 में, और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे, मतलब आत्मीय सभा को स्थापित किए थे 1815 में। तो ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1815 में आत्मीय सभा को स्थापित किए थे। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन 1828 में ब्रह्म सभा, तो ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में किया गया था, और आगे चलकर यह ब्रह्म समाज हो जाता है। तो इसे मान कि 1829 में यह ब्रह्म समाज हो जाता है। तो ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में हुआ था, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बहुदेववाद का खंडन एवं एकेश्वरवाद की स्थापना। तो इसका उद्देश्य था बहुदेववाद का खंडन और एकेश्वरवाद की स्थापना। और 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्ति हेतु आंदोलन एवं 1829 में सती प्रथा प्रतिबंधित हुआ। तो क्या किए? 1829 में सती प्रथा समाप्ति के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, और 1829 में सती प्रथा प्रतिबंधित हो गया और नियम बना दिया गया कि सती प्रथा हत्या है, और इस पे अब मुकदमा चलेगी नियम 17 के अंतर्गत। और राजा राम मोहन राय दास प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी, वेश्यावृत्ति इत्यादि के विरोधी थे, और मूर्ति पूजा का भी आलोचना करते थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय का कहना यह भी था कि ऐसा धर्म जिसमें सुधार नहीं हो सकता है, वैसे धर्म को छोड़ देना ही बेहतर है। तो ये राजा राम मोहन राय का कथन था। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किए थे राजा राम मोहन राय, उसको हम लोग देखते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में डेविड हेयर की मदद से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किए थे राजा राम मोहन राय, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1817 में डेविड हेयर की मदद से हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। और अब देखते हैं ज्यूरी अधिनियम 1826। तो ज्यूरी अधिनियम 1826 यह भी उसी समय का एक घटना है जो आया था 1826 में ज्यूरी अधिनियम, लेकिन प्रभाव में आता है 1827 में। तो यह एक धार्मिक आधार पर भेदभाव था। तो इसमें यह था कि जैसे कोई भी धार्मिक आधार पर जैसे कोई भी सुनवाई वगैरह हुआ, तो उसमें यूरोपीय और ईसाई न्यायाधीशों को तो अधिकार दिया गया, लेकिन हिंदू मुसलमान न्यायाधीशों को इसमें शामिल नहीं किया गया। मतलब हिंदू और मुसलमान के धार्मिक आधार पर भेदभाव का जो भी होता था मुकदमा, उसका सुनवाई यूरोपीय या कोई भारतीय ईसाई न्यायाधीश ही करते थे। इसको लेके यह आंदोलन ज्यूरी अधिनियम था, यह धार्मिक आधार पर भेदभाव था। तो यह प्रभाव में आया था 1827 में, और ऐसे आया था ज्यूरी अधिनियम 1826 में। तो इसको भी याद रखें, किसी किसी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बीपीएससी में इसमें एक बार पूछा गया है। मुगल बादशाह अकबर II भेजे थे पेंशन बढ़ाने के सिलसिले में। पेंशन बढ़ाने के सिलसिले में राजा राम मोहन राय को अकबर II जो मुगल बादशाह थे उस समय ने लंदन भेजा था, और उन्होंने उस समय लंदन समुद्र के रास्ते जहाज से गए थे, और कहा जाता है कि उस समय जो समुद्र पार करते थे उसे अछूत कहा जाता था, जिसको उन्होंने नवजागरण के अग्रदूत तो थे ही, इसीलिए उन्होंने समुद्र से यात्रा किए, और उन्हें भारत का पहला ऐसा आदमी माना जाता है जिन्होंने समुद्र के पार गए थे। तो और वहीं जाने के क्रम में क्या होता है कि 1833 में 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। और
राजा राममोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, उनका जन्म 1774 में हुआ था और मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन आदमी थे जिनका निधन ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो गया था, समाज सुधारक। तो उसमें आ जाते हैं राजा राममोहन राय, जिनका निधन ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो गया था। तो अब देखते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज की स्थिति क्या है। तो उस समय 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के प्रचार के लिए तत्वोधनी सभा की स्थापना करते हैं। तो तत्वोधनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं। उसके बाद फिर बीच में केशव चंद्र सेन उसमें शामिल होते हैं और वे बहुत उदारवादी थे, जिसके कारण ब्रह्म समाज पंजाब, मद्रास, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाते हैं। जिसके बाद 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर मतभेद हो जाती है और ब्रह्म समाज दो भागों में 1865 में बंट जाता है और 1866 में आकर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन करते हैं और मूल ब्रह्म समाज को अब आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा और जिसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहे थे। तो 1865 में ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर मतभेद होता है, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच ब्रह्म समाज को लेकर बंटवारा हो जाता है, जिसमें 1866 में उसके एक साल बाद केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और देवेंद्रनाथ टैगोर जो मूल ब्रह्म समाज के साथ थे उसका नाम अब आदि ब्रह्म समाज पड़ जाता है। केशव चंद्र सेन 1868 में टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन संघ की स्थापना करते हैं। तो 1868 में केशव चंद्र सेन टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन संघ की स्थापना करते हैं और उसके बाद वो इंग्लैंड जाते हैं 1870 में और वहां पे वो हिंदू रिफॉर्म के तरफ से वक्ता के रूप में जाते हैं, ठीक है। और वहां से आने के बाद वो हिंदू रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। उसके बाद फिर देखा जाता है कि उन्होंने बाल विवाह से संबंधित भी कुछ अधिनियम बनाए, जैसे 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे पारित करवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट पारित करवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 1872 का सिविल मैरिज एक्ट किसने पारित करवाया, तो केशव चंद्र सेन के भूमिका से पारित हुआ था, केशव सेन की भूमिका से, जिसमें लड़की की उम्र 14 और लड़का का उम्र 18 साल था। उसके बाद देखते हैं कि ये तो बाल विवाह संबंधित अधिनियम खुद केशव चंद्र सेन ने पारित करवाया, जो कि समाज की कुरीतियों के अच्छाई के लिए था। उनके बाद उसने क्या किया, उसके 6 साल बाद 1878 में उन्होंने खुद अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर देते हैं, जिसके कारण लोग बोलते हैं उन्हें कि आपने तो खुद इसको फॉलो नहीं किया, जिसके कारण यह भारतीय ब्रह्म समाज में फिर से विखंडन हो जाती है। तो इस तरह से देखा है तो ब्रह्म समाज में दोबारा विखंडन हो जाता है 1878 में अपनी 12 वर्षीय पुत्री का जो बाल विवाह था करने के बाद। तो उसके बाद होता है क्या कि जब दो भागों में बंटता है भारतीय ब्रह्म समाज, या ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज का दोबारा विखंडन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1878 में। और तब बनता है दो समाज बनते हैं, तो एक बनते हैं साधारण ब्रह्म समाज और जो पहले से था मूल भारतीय ब्रह्म समाज, तो उसका नाम वही रह जाता है भारतीय ब्रह्म समाज। तो पहले वाला रह जाता है भारतीय ब्रह्म समाज और बाद में बनता है उस साधारण बनता है, साधारण लिखा गया, साधारण ब्रह्म समाज बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन देखे। अब 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में आत्माराम पांडुरंग करते हैं और उनके अन्य सहयोगी थे एमजी रनाडे और आरजी भंडारकर, और इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से होता है। और प्रार्थना समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म और समाज का सुधार करना था, मतलब हिंदू धर्म और समाज में सुधार लाना था। महादेव गोविंद रनाडे, जो कि एमजी रनाडे शॉर्ट फॉर्म में है,
उसका पूरा नाम महादेव गोविंद रनाडे, को महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता था। और पश्चिम भारत के पुनर्जागरण के जनक भी महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। और पूना सार्वजनिक सभा की भी स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रनाडे करते हैं, पूना सार्वजनिक सभा। और 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना करते हैं महादेव गोविंद रनाडे। और महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की भी स्थापना करते हैं। और इनका शिष्य था गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। यह बहुत सारे एग्जाम में है, प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। प्रार्थना समाज का सिद्धांत और विचार ब्रह्म समाज के अनुरूप ही था। जैसे ब्रह्म समाज में था जाति प्रथा का विरोध, मूर्ति पूजा के विरोध, सती प्रथा का विरोध के लेके, और 1829 में उसका एक्ट भी बन गया। और उसके बाद हो गया बाल विवाह का विरोध करना, जिसको लेके 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया, केशव चंद्र सेन के द्वारा ही पारित किया गया था। तो उसी तरह के उसी के अनुरूप यह काम कर रहे थे। और धार्मिक क्षेत्र में अधिक, सामाजिक क्षेत्र में अधिक क्रियाशील थे। तो इसका झुकाव धार्मिक क्षेत्र से अधिक सामाजिक क्षेत्र में सुधार के लिए अधिक था। और इस तरह से देखते हैं कि प्रार्थना समाज ने आने वाली आगे की संगठन के लिए आधार का काम किया। जैसे समाज में कुरीतियों को खत्म करने को लेकर ये चला था। इसके बाद की जैसे इस काम आधार का काम किया, जैसे कि हो गया आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। इस तरह से प्रार्थना समाज ने आगे की संगठन के लिए आधार का भी काम किया। आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुआ था, जिसके बाद 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर चला जाता है। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिनका जन्म 1824 में गुजरात के मोखी रियासत में हुआ था। तो शुरुआत के दिनों में आर्य समाज का मुख्यालय जैसे 1875 में हुआ था, उस समय बम्बई में था। और उसके बाद 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर चला जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के कई अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे मूल शंकर और भारत के मार्टिन लूथर किंग भी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। तो आप लोग इसमें मिस्टेक नहीं करें, मूल शंकर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। भारत के मार्टिन लूथर किंग भी दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। और इन दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इनका मानना था कि वेद त्रुटिहीन है, उनमें जो भी है वही परंपरा का, भारत की परंपरा का एक स्तंभ है। इसलिए उन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। और मतलब आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। विदेशी का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने की बात इस आर्य समाज संगठन में किया गया था। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया। और प्रथम समाज सुधारक थे, जिन्होंने शूद्रों व स्त्री को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और यज्ञोपित के पक्ष में आंदोलन चलाए थे। तो दयानंद सरस्वती पहले समाज सुधारक थे, जिन्होंने स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने और यज्ञ कराने के लिए आंदोलन चलाए थे कि वो लोग भी ये सब कर सकते हैं। और 1863 में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आगरा से पाखंड खंडनी पताखा फहराए थे। इसमें धर्म के लेके जो भी कुरीतियां थी, जो भी आडंबर थे, उसके खिलाफ ये चलाए थे, पाखंड खंडनी पताका फहराए थे आगरा में 1863 में। तो ये डेट याद रखिएगा। और दयानंद सरस्वती कहते थे, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। यह किसने कहा था? तो ये भी दयानंद सरस्वती ने ही कहे थे। स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती करते हैं आर्य समाज में।
और 1882 में दयानंद सरस्वती गौरक्षिणी सभा बनाई। 1882 में गौरक्षिणी सभा दयानंद सरस्वती बनाते हैं और गौ रक्षा से संबंधित ही कुछ और समिति बनते हैं, जिसमें गांधी जी ने गौ रक्षा समितियां बनाई थी। तो गौ रक्षा समिति पूछे गए तो गांधी जी, क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है इसलिए मैंने सबको एक जगह लिख दिया है। तो गौरक्षिणी सभा का स्थापना 1882 दयानंद सरस्वती और गौ रक्षा समिति की स्थापना गांधी जी करते हैं। और तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने गौ हत्या विरोधी समिति की स्थापना किए थे। तो गौ हत्या विरोधी समिति की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, गौ रक्षा समिति की स्थापना गांधी जी और गौरक्षिणी सभा की स्थापना 1882 में दयानंद सरस्वती करते हैं। तो तीनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते नाम है, इसलिए हमने एक जगह लिख दिया है और आप इसमें अच्छे से देख के समझ लिखे और याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद भारतीय समाज के धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। तो भारतीय समाज को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो दयानंद सरस्वती ने और ब्रह्म आर्य समाज से जो संबंधित थे। और पत्रिका चलाए थे सत्यार्थ प्रकाश पत्रिका दयानंद सरस्वती ने ही चलाए थे। और दयानंद सरस्वती कहते थे अच्छा शासन स्वशासन का स्थानांतरण नहीं है। मतलब अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। मतलब यह हुआ कि बुरे से बुरे स्वदेश अच्छे विदेश से अच्छा है। मतलब अपना शासन कहीं है, अपना घर है तो कितना ही बुरा है तो बहुत अच्छा है, और दूसरे का घर कितना भी अच्छा है तो वो अच्छा नहीं है। कहने का मतलब यही था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। तो ये कथन भी याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती बोले थे। और 1892-93 में पाश्चात्य शिक्षा का 1892-93 में आर्य समाज का विखंडन हो जाता है, जिसमें एक थे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक और दूसरा थे पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे लाला लाजपत राय और हंसराज, जिन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना लाहौर में की है। तो दयानंद एंग्लो वैदिक का शॉर्ट फॉर्म DAV, डी से दयानंद, ए से एंग्लो, वी से वैदिक स्कूल की स्थापना लाहौर में करते हैं। और पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम। इन तीनों ने मिलके गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का स्थापना करते हैं। गुरुकुल की स्थापना करते हैं कांगड़ी में, जिसे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग ने आर्य समाज के सभी चीजों तथ्यों को देख लिया। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद करते हैं, जिसकी स्थापना 1896 में कलकत्ता में करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। तो बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त, उनके गुरु जी का नाम रामकृष्ण परमहंस। और 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे कलकत्ता में। रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद का गुरु जी थे, उनका मानना था कि मानव सेवा ईश्वर सेवा से बढ़कर है। मानव सेवा ईश्वर सेवा से बढ़कर है, रामकृष्ण परमहंस का मानना था। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि हमारा धर्म रसोई में बंद हो गया है, जिसे खोलने की आवश्यकता है। तो स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हमारा धर्म रसोई में बंद हो गया है और उसे खोलने की आवश्यकता है। और स्वामी विवेकानंद कहते थे मानव सेवा ईश्वर सेवा के समान है। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे मानव सेवा ईश्वर सेवा के समान है। और रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे, उनका मानना था कि मानव सेवा ईश्वर सेवा से बढ़कर है। और स्वामी विवेकानंद ने विभिन्न पुस्तकें लिखी थी, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, प्राज और पाश्चात्य। तो ये सभी पुस्तकें लिखी थी और लेक्चर्स थे। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी जी के अनुभव पर आधारित था। तो फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी जी के अनुभव पर आधारित पुस्तक था। इन्होंने कुछ पत्रिका चलाए थे, जैसे
तो पुस्तक से ही पत्रिका को जोड़ के पढ़ लेना चाहिए। देखिए पत्रिका कौन था? प्रबुद्ध भारत, जो अंग्रेजी में था, जो चलाए थे स्वामी विवेकानंद, और उद्बोधन, यह बंगाली में पत्रिका चलाए थे। तो उद्बोधन बंगाली में और प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में। और स्वामी विवेकानंद जी को लेके सबसे महत्वपूर्ण घटना 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे, और 1900 में पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन में भी भाग लिए थे। तो द्वितीय धर्म संसद पेरिस में हुआ था, उसमें भी भाग लिए थे 1900 में। प्रथम 1893 में शिकागो अमेरिका में धर्म संसद हुआ था, वहां भी भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे 1893 में शिकागो में धर्म संसद हुआ था, प्रथम धर्म संसद, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिए थे। और द्वितीय धर्म संसद 1900 में हुआ था पेरिस में, वहां भी स्वामी विवेकानंद ने भाग लिए थे। और 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद करते हैं। एक आयरिश महिला मार्गरेट नोबल, जिसे सिस्टर निवेदिता, स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर भारत आ गई थी, जिन्होंने उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी महिला थी जो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर भारत आ गई थी और उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया? तो वे थी मार्गरेट नोबल और सिस्टर निवेदिता। यह एक आयरलैंड की महिला थी। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। तो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को। और स्वामी विवेकानंद के जयंती पे ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद का ही मानना था कि जब तक करोड़ों लोग अज्ञानी और भूखे हैं, तब तक वे सभी लोग देशद्रोही हैं जो उनके खर्च पे ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने रामकृष्ण मिशन से संबंधित सभी तथ्यों को देखा है। तो आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में हुआ था। इसकी स्थापना रूसी महिला मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावस्की और एक अमेरिकी सैन्य अफसर जिसका नाम था कर्नल हेनरी स्टैनली ऑलकॉट ने की थी। तो ये दोनों नाम, इसका शॉर्ट सिर्फ अंतिम वर्ड जरूर याद रखिएगा, ब्लावस्की और एक ऑलकॉट। तो इन दोनों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में किए थे। और इसका उद्देश्य था, थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के विश्वास को जगाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। प्राचीन धर्म में विश्वास जगाने के लिए और समाज सेवा को मुख्य आधार बनाने का इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके संस्थापक 1879 में भारत आए, 1879 में भारत आए और 1882 में अडयार, जो मद्रास के पास है, को सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाए। तो कहाँ अपना मुख्यालय बनाए? भारत में। 1882 में अडयार, जो कि मद्रास के निकट है, उसको सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया। और इसके संस्थापक भारत कब आए थे? तो 1879 में भारत आए थे। याद रखिएगा दोनों डेट। ये सोसाइटी हिंदू, पारसी और बौद्ध शुद्धिकरण एवं पुनर्जागरण की वकालत करते थे। तो हिंदू, पारसी, बौद्ध के शुद्धिकरण और पुनर्जागरण का वकालत करते थे। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती है 1889 में इंग्लैंड में, और इसकी सदस्य बनी थी वही 1889 इंग्लैंड में। और 1893 में यह भारत आती है और इसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में करती है। तो इस प्रकार से थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ब्लावस्की और ऑलकॉट। ये हिंदू धर्म के लोगों को विश्वास जगाना तथा समाज सेवा के मुख्य आधार बनाना था। इसके संस्थापक थे 1879 में
भारत आए और 1882 में अडयार मद्रास के नजदीक सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाए। हिंदू पारसी बौद्ध शुद्धिकरण तथा पुनर्जागरण का वकालत करते थे। एनी बेसेंट 1889 में इंग्लैंड में इसकी सदस्य बनी और 1893 में भारत आई और इसका प्रसार किए। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन से संबंधित थी। एनी बेसेंट ने 1888 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गया। तो 1916 में मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित कर दिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो 1888 में एनी बेसेंट बनाई थी, जिसे आज BHU के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से देखते हैं कि एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल आंदोलन भी चलाए थे, जिसका नेतृत्व की थी, और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी। तो इस तरह से हम लोगों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के सभी पहलू को देख लिए। अब हम लोग यंग बंगाल आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हिंदू कॉलेज, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के प्रधानाध्यापक हेनरी विवियन डेरिजियो द्वारा चलाया गया। यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के प्रधानाध्यापक हेनरी विवियन डेरिजियो द्वारा चलाया गया। इन्होंने युवाओं को संगठित कर बौद्धिक रूप से जागृत करने का प्रयास किया था और आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि हेनरी विवियन डेरिजियो को कहा जाता था। डेरिजियो को ही प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इनके अनुयायियों को बंगाल के आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत कहे थे। बंगाल के आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत किसे कहा गया था? तो विवियन डेरिजियो के अनुयायियों को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, और भी कुछ कहे थे जो थे हमारे जाति के पिता भी उनके अनुयायियों को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहे थे। आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो प्रेस स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता और जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीय रोजगार दिलाना आदि, ये सब यंग बंगाल आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे। हेनरी विवियन डेरिजियो ने 2 एसोसिएशन की स्थापना की, जिसमें से पहला था एकेडमिक एसोसिएशन और दूसरा था सोसाइटी फॉर एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज। ये दो संगठन थे जिसकी स्थापना हेनरी विवियन डेरिजियो द्वारा किया गया था। इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। और ये भी धर्म सुधार आंदोलन का ही एक टॉपिक था। और इस तरह से देखते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन भी भारत में जो भी कुरीतियां थी उसके खिलाफ था, और जो भी ब्रिटिश के द्वारा शोषण हो रहा था उसके खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया, और युवाओं को संगठित कर जागृत करने का भी प्रयास इस आंदोलन में किया गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी और यंग बंगाल आंदोलन के सभी तथ्यों को अच्छे से देखा है। और अब हम लोग ऐसी स्थिति में है कि किसी भी किताब से क्वेश्चन बनाएंगे तो खुद को अच्छे स्थिति में पाएंगे। तो हम प्रयास करते हैं कि आप लोग इससे जुड़े सभी टॉपिक से एक बार फिर से देखेंगे और इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, तो देखेंगे कि सभी क्वेश्चन बन रहे हैं। और आप लोग इस वीडियो के अंत में जरूर बताएं कमेंट करके कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।